Hello and good morning everyone. I welcome you all at Uvos IS. I hope everyone is doing well. So today is 7 December 2024 and we are going to discuss important news and articles from The Hindu and The Indian Express. So हम यहाँ पर देखने वाले हैं जो भी important news है जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से ज़्यादा important है उन्हें हम कवर अप करेंगे. So आज के टॉपिक्स देखते हैं which we are going to cover here. फर्स्ट आर्टिकल इज इंदिरा गांधी पीस प्राइज के बारे में देखेंगे. आज देखिए यहाँ पर आपके फैक्ट जो बेस्ड आर्टिकल्स है वो ज़्यादा देखने को मिलेंगे. ओके, नेक्स्ट है हमारा प्रोटम यहाँ पर प्रीतम हो गया. प्रोटम स्पीकर के बारे में देखेंगे क्या होते हैं. फिर यहाँ पर हम बात करेंगे अष्टलक्ष्मी महोत्सव. देन हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है सिलिका स्कार्ट्स के बारे में. फिर हम बात करेंगे बिल्डिंग ऑन द रिवाइवल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, है ना, कि हम किस तरीके से मैन्युफैक्चर सेक्टर क्या कर रहा है, एक रिवाइवल की तरह हमारे लिए यहाँ पर साबित हो रहा है. फिर मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करेंगे. सो दीज आर द टॉपिक्स विच वी आर गोइंग टू कवर हियर. टू मेक श्योर यू वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड सो देन यू कैन कवर अप ऑल दीज टॉपिक्स. एंड फॉर PDF join Telegram channel Eduvers IS. This is a Telegram channel. Link is provided in a description box. You can join via link or you can directly search in a Telegram channel. You will find this channel over there. ओके, सो मेक श्योर आगे बढ़ने से पहले आपने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब किया हो, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें. तो देखिए आज का हमारा पहला आर्टिकल है. हम यहाँ पर बात करेंगे एमिड हाई इन्फ्लेशन RBI रिटेन्स रेपो रेट एट 6.5%. ओके, तो 11th मीटिंग में भी हमने क्या देखा कि जो रेपो रेट है आपका, क्या रेपो रेट है, अभी भी वो कितना है, यहाँ पर उसको चेंज नहीं किया है RBI ने. इट इज स्टिल 6.5%. ओके, अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, रेपो रेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या है, इसके बारे में हम धीरे धीरे करके समझते हैं. पहले हम थोड़ा बेसिक जानते हैं. ओके, इन्फ्लेशन आप सभी को पता है. इन्फ्लेशन जिसको हम महंगाई कहते हैं. फॉर एग्जांपल अगर अब पिछले महीने कोई चीज़ यहाँ पर 10 रुपये की थी और इस मंथ उसका जो प्राइस है वो 11 रुपये हो गया, मतलब कि 1 रुपये का क्या हुआ यहाँ पर इंक्रीमेंट हमें देखने को मिलता है. ठीक है, तो ये हम इसको क्या कहते हैं, यहाँ पर इन्फ्लेशन कहते हैं. आइडियली यहाँ पर ये कहा जाता है इंडिया में, आइडियली ये है कि देखिए हम यहाँ पर 3 नंबर्स बताते हैं, 2, 4, 6. आइडियली यहाँ पर इन्फ्लेशन 4% होना चाहिए, मैक्स टू मैक्स 6% एंड मिनिमम यहाँ पर 2% होना चाहिए. लेकिन 4% जो हमारा आइडियल टारगेट है इन्फ्लेशन का, इससे थोड़ा बहुत भी ऊपर नीचे होता है तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो होती है वो एक्शन में आ जाती है. ठीक है, जब ज़्यादा होता है तब भी आती है और कम होता है तब भी आती है. यहाँ पर हमारे 4 रेट्स हैं. एक है हमारा रेपो रेट, दूसरा है रिवर्स रेपो रेट, तीसरा है हमारा CRR, ओके, कैश रिजर्व रेशियो, एंड है फोर्थ वन इज SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो. ठीक है, अब इसमें क्या होता है, जो रेपो रेट होता है, रेपो रेट का मतलब यहाँ पर ये होता है कि RBI हम यहाँ पर लोन कैसे लेता है. जैसे कि हम बात करते हैं SBI की, हम गए SBI के पास, हमें SBI लोन देता है तो वो कुछ यहाँ पर इंटरेस्ट भी लगाता है. ठीक है, यहाँ पर वो कुछ इंटरेस्ट भी देता है कि आपको इतने % पर क्या मिल रहा है, यहाँ पर लोन मिल रहा है. लेकिन SBI के पास भी जो है RBI भी क्या करता है, यहाँ पर SBI इन सबको एक तरीके से पैसा देता है, लोन देता है. तो RBI ने क्या किया, RBI ने जब SBI को यहाँ पर लोन दिया या कुछ भी पैसे दिए तो उसका जो इंटरेस्ट रेट था उसको बढ़ा दिया. ठीक है, अब SBI को ही यहाँ पर फॉर एग्जांपल RBI ने उसको 10% इंटरेस्ट रेट पर दिया तो SBI जब हमें देगा तो इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि वो यहाँ पर कुछ ना कुछ % इंक्रीज करके ही देगा, है ना. क्या करेगा, वो इंक्रीज करके देगा. फॉर एग्जांपल आप उसने 15% कर दिया RBI ने, तो हमें अब जब लोन मिलेगा, हम जब लोन लेने जाएंगे तो हम कितने % में लोन हमें मिलेगा, यहाँ पे 15% में. तो हम सोचेंगे यार अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है, जब ये थोड़ा बहुत कम होगा तो हम क्या करेंगे, लोन ले लेंगे. मतलब हमारे हाथ में क्या होगा, मनी की, मतलब ये क्यों किया जाता है, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, सप्लाई ऑफ मनी को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए, मनी की सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए ऐसा किया जाता है. इतना क्लियर है आप लोगों को यहाँ पर, है ना. जब हमारे पास में पैसा कम होगा तो हम खर्चा कम करेंगे, कंजप्शन यहाँ पर हमारा कम होगा. और मार्केट में पैसा जब फॉर ये होता है ना, किसी चीज़ के यहाँ पर जब डिमांड बढ़ती है, जब हमारे हाथ में पैसा होता है तो हम उड़ाते रहते हैं फालतू में ही, ऐसा कई बार होता है ना. तो इससे क्या होता है, जब मार्केट में पैसा ज़्यादा आने लगता है तो इन्फ्लेशन यहाँ पर बढ़ जाता है. तो ये होता है आपका रेपो रेट. अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट की. रिवर्स रेपो रेट मतलब कि मार्केट में जो मनी सप्लाई है वो कम हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर RBI क्या करता है कि SBI से कहता है कि मैं तुमको पैसा देता हूँ, मतलब कि मैं तुमको यहाँ पर पैसा दे रहा हूँ और तुम सिक्योरिटी वगैरह यहाँ पर दिया जा रहा है. तो इसमें मतलब चीज़ें क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है. आपका रेट
मार्केट से क्या होता है, हम पैसा मार्केट में हम पैसा यहाँ पर देते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर बात करते हैं कैश CRR और SLR की। तो ये जो CRR और SLR है, CRR यहाँ पर जो कुछ परसेंटेज, यहाँ पर जो SBI, ये आपके इमरजेंसी फंड आप इसको मान सकते हैं कि कुछ परसेंटेज हम क्या रखते हैं, इमरजेंसी फंड यहाँ पर रखा जाता है बैंकों के द्वारा। तो CRR RBI के पास रखा जाता है, मतलब SBI क्या करती है, कुछ परसेंट यहाँ पर जो CRR है, कैश रिजर्व रेशियो, वो RBI के पास रखती है फॉर इमरजेंसी, और SLR यहाँ पर बैंक अपने पास खुद रखती है ना, जिसकी हम SBI की बात ही कर रहे हैं, यहाँ पे एग्जांपल ले रहे हैं, तो वो अपने पास खुद परसेंटेज यहाँ पर रखेगी। तो देखो इस बार की जो मीटिंग हुई है ना, तो इसमें ना तो रेपो रेट चेंज किया गया है, ना ही रिवर्स रेपो रेट चेंज किया गया है। इस बार जो CRR है, मतलब RBI के पास जो पैसा रखा जाता था, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपए में से RBI कहती थी कि 10 रुपए आप क्या करो, हमारे पास रखो, क्या करो, 10 रुपए आप हमारे पास रखो। लेकिन अभी यहाँ पर CRR में चेंज किया गया, ये कहा कि अगर आप 100 रुपए हैं आपके पास, तो आप सिर्फ हमारे पास 4 रुपए ही यहाँ पर रखिए, 4 रुपीज यहाँ पर रखिए, बाकी चल जाएगा, और बाकी जो पैसा है आप उसका यहाँ पर यूटिलाइज करो। सो RBI kept the repo rate unchanged at 6.5% for a record 11th meeting in a row. The cash reserve ratio, the proportion of deposits that bank must aside with the central bank, has been cut by 50 बेसिस पॉइंट्स टू 4%। देखो यहाँ पर इस बार क्या हुआ है, CRR को कट किया गया है। आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर अब पूरा क्लियर होगा कि देखो हर बार हम बात करते थे कि रेपो रेट चेंज होता कि नहीं चेंज होता, रिवर्स रेपो रेट में यहाँ पर चेंज होता, लेकिन इस बार CRR में चेंज हुआ। ये थोड़ा सा आपके लिए यहाँ पर पता होना चाहिए। तो हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि ये कमेटी हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के तहत हैज़ बीन अमेंडेड बाय द फाइनेंस एक्ट 2016 टू प्रोवाइड फॉर ए स्टैचुटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क फॉर MPC। तो इसको यहाँ पर RBI एक्ट 1934 के तहत जो सेक्शन 45ZB है, इसके तहत इसको पावर किया गया, कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है। फंक्शन क्या है इसका, सो MPC का इस फंक्शन मतलब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क ऑफ फिक्सिंग द बेंचमार्क पॉलिसी रेट। तो यहाँ पर जो रेपो रेट है, इसका यहाँ पर जो इनको ये इंटरेस्ट किया गया कि इसके जो बैंक रेट है इसको यहाँ पर फिक्स किया जाए, और इन्फ्लेशन को हम कैसे टारगेट कर सकते हैं, जो हमारा स्पेसिफिक टारगेट लेवल है उस तक हम कैसे कंटेन कर सकते हैं, जिसके लिए कितना हम यहाँ पर इंटरेस्ट रेट रखें, जो भी रेट्स है उसको रखें, जिससे कि हमारा ये जो टारगेट है इसको हम अचीव कर पाए। कंपोजिशन की बात करते हैं, इसमें टोटल 6 मेंबर्स होते हैं। RBI गवर्नर आपके चेयरपर्सन होते हैं, RBI डिप्टी गवर्नर इन चार्ज ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, 1 ऑफिशियल नॉमिनेटेड बाय RBI बोर्ड, और जो अदर 3 रिमेनिंग मेंबर्स होते हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा क्या किया जाता है, आपके रिप्रेजेंट किए जाते हैं। एक्सटर्नल मेंबर्स की बात करते हैं, ये 4 ईयर्स के लिए यहाँ पर ऑफिस को होल्ड करके रखते हैं। क्वारम की बात करते हैं कि लाइक कितने मेंबर्स प्रेजेंट हो तब यहाँ पर मीटिंग स्टार्ट होगी। सो द क्वारम फॉर मीटिंग शैल बी 4 मेंबर्स, मतलब 6 में से 4 मेंबर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है, तभी यहाँ पर मीटिंग आपकी क्या होगी, स्टार्ट होगी। ओके, और डिसीजन जो है MPC की बाइंडिंग नहीं होते आपके RBI में, तो ये आपको याद रखना है। तो आई होप ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। इंदिरा गांधी पीस प्राइज टू बी कन्फर्ड ऑन माइकल ब्रेचट। तो ये कौन है, आपकी चिले की आई गेस, हाँ चिलीनियन प्रेसिडेंट है, इनको यहाँ पर इंदिरा गांधी पीस प्राइज दिया जाएगा। तो इसका फुल नाम क्या है, इंदिरा गांधी फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024। ये कंफर्म हुआ है कि ये इनको यहाँ पर मिलेगा। तो इनको ऑनर किया जाता है क्योंकि इन्होंने क्या किया है, काम किया है। द प्राइज ऑनर हर work for improved gender equality, human rights, democracy and development in difficult circumstances, this statement said. Also nothing her contribution towards fostering India's relation with Chile. तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इन्हें ये पीस प्राइज दिया जा रहा है। अभी इंदिरा गांधी पीस प्राइज है क्या, इसके बारे में देख लेते हैं। तो इसका फुल नेम आपको पता होना चाहिए। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट वाज इंस्टीट्यूटेड बाय द मेमोरी ऑफ द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बाय द ट्रस्ट इन हर नेम इन 1986। इसमें 25 लाख रुपीस का क्या दिया जाता है, आपका मॉनेटरी रिवॉर्ड दिया जाता है। ठीक है, अवार्ड यहाँ पर उसको या तो किसी इंडिविजुअल को दिया जाता है या फिर किसी ऑर्गेनाइजेशन को दिया जाता है जिन्होंने इंटरनेशनल पीस में, है ना, और डेवलपमेंट में, साइंटिफिक डिस्कवरीज में यहाँ पर कुछ अपना अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन किया हो, है ना, एंड फर्दर स्कोप फॉर फ्रीडम एंड बेटर ह्यूमैनिटी, क्रिएटिंग अ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर्स। तो उन पर्सन को क्या किया जाता है, ये प्राइज दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट बात करते हैं। ये छोटे छोटे से ही आर्टिकल हैं आज के, लेकिन इसमें ना पूरा
फैक्ट है आपका, सारी चीजें यहाँ पे फैक्चुअल है, तो मतलब ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल है हमारा, कोलंबर स्वॉन इन एज अ प्रोटेम स्पीकर। अब यहाँ पर देखिए हमें तो उससे मतलब नहीं है कि किसको यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर बना है, स्पीकर नहीं बना, लेकिन प्रोटेम स्पीकर होते कौन है ये हमें पता होना चाहिए। अब देखो अभी महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, या फिर महाराष्ट्र में इलेक्शन हुए, तो एमपी एमएलएज यहाँ पर क्या होंगे, अब इनकी शपथ वगैरह ये सारी चीज़ें ली जाएंगी, चाहे महाराष्ट्र की हो या आप स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की बात कर लें, या फिर हम पार्लियामेंट में मतलब हमारी लोकसभा की बात कर लें। तो लोकसभा हमारे जो एमएलए होते हैं और एमपीज होते हैं, ये किसकी प्रेजेंस में यहाँ पर ओथ लेते हैं, ये लेते हैं प्रेजेंस, स्पीकर की प्रेजेंस में यहाँ पर ओथ लेते हैं, ये आप लोगों को यहाँ पर पता होगा, ठीक है, स्पीकर की प्रेजेंस में लेते हैं। लेकिन अभी तो, और स्पीकर कौन होता है, स्पीकर भी वन ऑफ द एमपी ही होते हैं, मतलब जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आपकी आई है तो उसमें से वन ऑफ द इलेक्टेड मेंबर ही क्या होते हैं, आपके एमपी या एमएलए में से ही आपके स्पीकर होते हैं। लेकिन अभी तो इन्होंने ओथ ही नहीं ली, तो हम कैसे यहाँ पर स्पीकर को वो कर सकते हैं। तो ये एक साइकिल आप देख रहे हैं कि मतलब इनको ओथ लेनी है इनकी प्रेजेंस में, लेकिन इनको ओथ भी तो दिलवानी है, लेकिन ओथ दिलवानी, जब तक यहाँ पर वो ओथ नहीं लेंगे तब तक वो एमपी एमएलए नहीं बनेंगे, जब तक वो एमपी एमएलए नहीं होंगे तो उसी में से, क्योंकि हम सेलेक्ट करते हैं स्पीकर को, अब स्पीकर ही नहीं है तो हम ओथ किसकी प्रेजेंस में लेंगे। तो आपको यहाँ पर ये साइकिल समझ में आ रही होगी। तो उसमें क्या होता है कि एक पर्सन को लाइक जो सबसे सीनियर होता है, लाइक सीनियर इन द सेंस ऑफ कि वो कितनी बार यहाँ पर स्पीकर रह चुके हैं, उस बेसिस पर, उस सीनियरिटी पर क्या किया जाता है, जो उनको एक पर्सन को स्पीकर को अपॉइंट किया जाता है, उन पर्सन को हम कहते हैं प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। तो इनको अपॉइंट किया जाता है, आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अगर हम लोकसभा की बात करें तो लोकसभा में प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं, और स्टेट्स में यहाँ पर गवर्नर इनको अपॉइंट करते हैं। तो देखो यहाँ पर वर्ड है अपॉइंट, प्रोटेम स्पीकर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है, ना कि इलेक्ट किया जाता है। तो जितने दिन का मतलब ये केस है, मान लो 4 दिन यहाँ पर ये ओथ की सेरेमनी चली तो वो 4 दिन के लिए यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर रहेंगे, 2 दिन चला तो 2 दिन, अगर 1 दिन में ही पूरा खत्म हो गया तो 1 दिन होगा। तो इनको अपॉइंट किया जाता है, ठीक है, ना कि इलेक्ट किया जाता है। और जो हमारे मेन स्पीकर होते हैं वो इलेक्ट होकर यहाँ पर आते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा ना। प्रोटेम इज अ लैटिन फ्रेज विच ट्रांसलेट फॉर अ टाइम बीइंग। तो प्रोटेम का मीनिंग ये क्या है, फॉर द टाइम बीइंग, एंड सो द प्रोटेम स्पीकर इज अ टेम्पररी स्पीकर अपॉइंटेड फॉर लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम टू कंडक्ट द वर्क इन लोकसभा और इन स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर जो मतलब फॉर अ टाइम बीइंग, लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेशन के जो वर्क है उसको कंडक्ट करने के लिए यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। सो प्रोटेम स्पीकर इज चूजन फॉर कंडक्ट ऑफ द हाउस व्हेन द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैव बीन इलेक्टेड एंड द वोट फॉर द स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर हैज नॉट टेकन प्लेस। तो मतलब यहाँ पर अभी हमने स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर्स हैं उनको अपॉइंट नहीं किया है, मतलब उनका इलेक्शन अभी नहीं हुआ है, इलेक्ट नहीं किया गया है, तो उस बेसिस पर क्या होता है, प्रोटेम स्पीकर को यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। तो द ऑफिस ऑफ प्रोटेम स्पीकर सीजेस टू एग्जिट आफ्टर द न्यू स्पीकर ऑफ द हाउस इज चूजन। तो जब तक नए स्पीकर नहीं आ जाते तब तक आपके प्रोटेम स्पीकर होते हैं। इनको कौन इलेक्ट करता है, सो द स्पीकर प्रोटेम इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर। ठीक है, फिर ड्यूटीज की बात कर लेते हैं। सो प्रिसाइडिंग ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द लोकसभा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। तो जो फर्स्ट सिटिंग होती है तो उसको प्रिसाइड करते हैं, एडमिनिस्ट्रिंग द ओथ ऑफिस टू द न्यूली इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए। यहाँ पर जो भी न्यूली इलेक्टेड एमपीज एंड एमएलए होते हैं उनकी ओथ को एडमिनिस्टर करना। ओके, कंडक्टिंग द फ्लोर टेस्ट टू प्रूव द गवर्नमेंट मेजोरिटी। यहाँ पर जो गवर्नमेंट की मेजोरिटी होती है उसको प्रूव करने का काम भी इन्हीं का होता है। होल्डिंग द वोट टू इलेक्ट द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। और यहाँ पर स्पीकर और जो डिप्टी स्पीकर के इलेक्शन होता है तो उसमें भी वोट को ही होल्ड करके रखते हैं। सो आई होप दिस प्रोटेम स्पीकर इज क्लियर हियर। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज इंडियाज ग्रोथ स्टोरी विल इनकम्पास नॉर्थ ईस्ट इंडिया प्राइम मिनिस्टर। सो यहाँ पर अभी देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर अनवील्स द कमेमोरेटिव पोस्टेज स्टेज ऑन द ओकेजन नॉर्थ ईस्टर्न इन अष्टलक्ष्मी ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर क्या चल रहा है आपका, न्यू दिल्ली में ये है, ठीक है, अष्टलक्ष्मी महोत्सव। ये सेलिब्रेट किया जा रहा है, सेलिब्रेशन है आपका फॉर द ब्राइट फ्यूचर ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। मतलब जो हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है उनके ब्राइट फ्यूचर के लिए इस महोत्सव को सेलिब्रेट किया जा रहा है। इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ न्यू डॉन ऑफ डेवलपमेंट प्रोपेलिंग द मिशन ऑफ विकसित भारत फॉरवर्ड। ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का कहना है। वी आर कनेक्टिंग द नॉर्थ ईस्ट विद ट्रिनिटी ऑफ इमोशन, इकोनॉमी एंड इकोलॉजी। इसमें एक बात कही गई है
आप देखेंगे ही सेड दैट आफ्टर द वेस्ट सेंट्रिक पीरियड द 21st century belonged to the east, more specifically Asia and India. He expressed his firm belief that in this time to come India's growth story would encompass eastern India and the northern eastern in particular. तो देखो ये जो आपका मतलब यहाँ पर ये जो पैरा है आप कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि ये जो 21st सेंचुरी है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि ये वेस्टर्न सेंट्रिक नहीं है। वेस्ट सेंट्रिक पीरियड धीरे धीरे क्या हो रहा है आपका डिक्लाइन हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर एशिया हुआ है ना, जो ईस्टर्न कंट्रीज है, एशिया है, इंडिया है, इनका ज्यादा रोल है। उसी तरीके से जस्ट लाइक दैट इंडिया में भी हम क्या देखेंगे, ये एक बिलीफ है हमारे सामने कि जो इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है वो किससे, जो नदर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं और जो ईस्टर्न स्टेट्स हैं इनके तहत क्या होगी, पर्टिकुलरली यहाँ पर इनकम्पास होगी। आई होप इतना क्लियर है। तो हम यहाँ पर बात कर लेते हैं किसकी, अष्टलक्ष्मी महोत्सव के बारे में। अष्टलक्ष्मी महोत्सव, अरे ये क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हो गया आई गेस। की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो देखिए इसमें क्या क्या है आपका, एरी सिल्क पेलिवोन, यहाँ पर जो सिल्क है वहाँ के ईस्टर्न स्टेट्स के जितने भी यहाँ पर हम कह सकते हैं उनका जो इतनी क्राफ्ट है। तो एक्सप्लोर वर्ल्ड्स वन एंड ओनली वीगन सिल्क एट डिफरेंट लेवल, यहाँ पर जो हमारा वीगन सिल्क है उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। मोगा सिल्क को यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाएगा। स्टेट पेविलियन एक्सप्लोर द क्राफ्ट ऑफ 8 स्टेट्स ऑफ अर्थ। तो मतलब जो ईस्टर्न स्टेट्स में, नदर्न ईस्टर्न इंडिया में हमारे जो 8 स्टेट्स है उनका जो पूरा आर्ट एंड क्राफ्ट है उसको पूरा एक्सप्लोर किया जाएगा। कल्चर एंड फैशन शो की बात करते हैं, यहाँ पे फैशन शो है। स्पेशल फैशन शो विल हाईलाइट द फ्यूजन ऑफ कंटेम्प्रेरी डिजाइन विद ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, showcasing Muga silk gown and Eri silk stole. Top designers from the region will collaborate with local artisans to create stunning imbalance. तो यहाँ पर जो लोकल आर्टिसंस हैं हमारे और जो टॉप डिजाइनर्स है वो उनका यहाँ पर कोलैबोरेशन होगा और हमारे जितने भी यहाँ पर चीज़ें हैं टेक्सटाइल की, ट्रेडिशनल टेक्सटाइल, उसको शोकेस किया जाएगा। डिज़ाइन कनक्लेव की यहाँ पर बात करते हैं तो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, डिज़ाइनर हैं, फैशन एक्सपर्ट्स हैं, विल डिस्कस सस्टेनेबल फैशन, फ्यूचर ऑफ हैंडलूम एंड ग्लोबल पोटेंशियल ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है तो यहाँ पे दुनिया भर के मतलब कि जो इंडस्ट्री लीडर्स हैं, डिज़ाइनर्स हैं, ये इनका यहाँ पर डिस्कशन होगा। नॉर्थ ईस्ट इंडिया कल्चर शो भी यहाँ पर किया जाएगा। लाइक डेली कल्चरल परफॉर्मेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, लाइक Bihu dances of Assam, the war dances of Nagaland and other traditional expressions. टेक्निकल सेशन की बात करते हैं, यहाँ पे बायर और सेलर्स की मीटिंग होगी। इस इवेंट में यहाँ पर जो बिजनेस रिलेशनशिप्स हैं बिटवीन द नॉर्थ ईस्ट इंडियाज आर्टिशंस और जो भी बायर्स हैं, एक्सपेक्टेड आउटकम इंक्लूड 2 करोड़ इन ऑन स्पॉट सेल एंड ओवर 50 बल्क ऑर्डर्स यहाँ पर डिमांड किया जा रहा है, मतलब होगा। इन्वेस्टमेंट राउंड टेबल की बात की जा रही है, इन्वेस्टर्स यहाँ पर होंगे, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, इंटरप्रेन्योर्स यहाँ पर होंगे सारे इस महोत्सव में। तो ये हमारे जो टेक्सटाइल, हैंडीक्राफ्ट है, एग्रीकल्चर है, टूरिज्म है, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट को डिस्कस किया जाएगा। सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर व्हाट इज अष्टलक्ष्मी महोत्सव। नाउ नेक्स्ट हम मूव करते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज बिल्डिंग ऑन द रिवाइवल ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। सो देखिए यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, जैसे इंडिया अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो हम यहाँ पर एक स्कीम लेकर आए हैं, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव स्कीम। अब इस स्कीम से ही आपको समझ में आ रहा होगा क्या है यहाँ पर, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो मतलब इस स्कीम, आप नाम से समझ में आ रहा है कि मतलब जो भी इंडस्ट्री यहाँ पर अच्छा प्रोडक्शन करेगी उनको गवर्नमेंट क्या करेगी, इंसेंटिवाइज करेगी। तो ये स्कीम हमारे लिए बहुत ही कारगर साबित हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे रिपोर्ट आई है एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज की, जिसके तहत ये कहा गया है कि विच रिवील्स अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन PLI स्कीम्स, इंसेंटिव एंड सेक्टोरल परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हमें अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली है। सो इन द Annual Survey of Industries data, manufacturing output registered a robust growth rate of 21.5%. तो यहाँ पर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ है उससे क्या हुआ, 21.5% हमें ग्रोथ देखने को मिली है यहाँ पर। और जो ग्रॉस वैल्यू एडेड है ये यहाँ पर 7.3% यहाँ पे ग्रो हुआ है। अब देखो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो इससे क्या होगा, आपका जॉब क्रिएशन भी होगा, है ना। हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो गई, जॉब क्रिएशन होगा और हमारा जो ग्रोथ सेक्टर है वो भी यहाँ पर बढ़ेगा। सो ये कहा जा रहा है कि हमें जो PLI इंसेंटिव है इसको एक्सटेंड करना होगा, लेबर इंसेंटिव थोड़ा बनाना होगा उस सेक्टर पर भी, सच एस अपैरल, लेदर, फुटवेयर, फर्नीचर एज वेल एज सनराइज इंडस्ट्रीज सच एस एरोस्पेस, स्पेस टेक्नोलॉजी, MRO,
समारोह could unlock new growth frontiers। तो इन पर भी हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ा PLI को एक्सटेंड करना होगा, और ज़्यादा इंसेंटिवाइज यहाँ पर करना होगा, जिससे कि हम यहाँ पर हमें अच्छा गेन मिल सकता है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है जहाँ पर हम जॉब क्रिएशन बहुत ही अच्छे कर सकते हैं। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि हमें जो फीमेल वर्कफोर्स है उनका जो पार्टिसिपेशन है ये भी हमें आगे बढ़ते हुए दिखाई दे सकता है। सो एनहांसिंग फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन इज अनटैप्ड अपॉर्चुनिटी फॉर बूस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ। सो द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट साउथ एशिया डेवलपमेंट अपडेट estimates the India's manufacturing output could rise by 9% if more women join to workforce। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक का ये डेटा है, लेटेस्ट डेटा है कि अगर इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग में फीमेल वर्कफोर्स का यहाँ पे पार्टिसिपेशन होता है तो जो हमारा लाइक वर्क हम कह रहे हैं क्या, हमारा आउटपुट है वो 9% तक क्या होगा, यहाँ पर ग्रो करेगा। सो टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज इकोनॉमी इनटू अ डेवलप्ड इकोनॉमी बाय 2047 द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आउट टू प्ले क्रिटिकल रोल। अगर हमें यहाँ पर एक डेवलप्ड इकोनॉमी बननी है बाय 2047, सो जो एक ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दिस विल प्ले अ क्रिटिकल रोल हियर। सो एज इन RCIS own estimation, its shares in GVA has potential to rise from current 17 to over 25% by 2030 and 31 and 27% by 2047 to 2048 if sustained efforts to boost domestic manufacturing। तो इससे हमारा देखो जो डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा और भी ज़्यादा कैपेबिलिटीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सो आई होप ये आर्टिकल छोटा सा ही है बट अच्छा आर्टिकल है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिलिकास का। अब देखो इंडिया की यहाँ पर जो ग्रोथ हो रही है तो उसमें जो हमारे मिनरल्स हैं, माइंस हैं, इनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, लेकिन इन माइंस में जो काम करने वाले वर्कर्स होते हैं इनके बारे में ज़्यादा कोई ध्यान नहीं देता है। ठीक है, अब जब यहाँ पर गोल्ड की माइनिंग की जाती है ना, गोल्ड एंड इन सारी चीज़ों की जब माइनिंग की जाती है तो वहाँ पर क्या होता है, जो सिलिका है वो एक बहुत ही हम कह सकते हैं जो सिलिका डस्ट है वो मेजर यहाँ पर क्या बन रहा है, हमारे लिए हार्मफुल बन रहा है। सो इंडियाज ग्रोथ aspiration have spurred the national mining industry to extract more minerals for the use in construction। One such mineral is silicon dioxide और सिलिका। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो आपको स्टोन और सैंड्स में देखने को मिलता है। माइन वर्कर्स एक्सपोज टू सिलिका डस्ट। लेकिन इससे क्या होता है, जब सैंड की माइनिंग की जाती है, अब स्टोन की माइनिंग की जाती है, गोल्ड की माइनिंग यहाँ पर जब की जाती है तो उसमें से जो सिलिका डस्ट है ये बहुत ज़्यादा यहाँ पर रिलीज होता है, जिसके जो वर्कर इनके कांटेक्ट में आते हैं तो धीरे धीरे इनको क्या होने लगती है, इनकी जो रिस्क है फॉर सिलिकोसिस, यहाँ पर जब लाइक सिलिका के कांटेक्ट में ज़्यादा आते हैं और आप कोई प्रिकॉशंस नहीं लेते हैं तो आपको यहाँ पर सिलिकोसिस नाम की एक बीमारी हो जाती है। ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। आपने देखा होगा जो भी यहाँ पर माइन में वर्कर्स यहाँ पर काम करते हैं उनको ये बीमारी ज़रूर होती है ना, मतलब उनको लाइक रेस्पिरेशन, सांस की बीमारी होना ये बहुत ही कॉमन आपको देखने को मिलती है। ठीक है, सो द रिस्क ऑफ सिलिकोलिसिस इज एज एग्नोस्टिक एंड डिटरमाइंड बाय एक्सपोजर एंड क्रॉनिक आफ्टर ऑनसेट, दस द थ्रेटन मिलियंस ऑफ वर्कर। अब यहाँ पर रिपोर्ट भी आई है इन 1999 द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च रिपोर्टेड दैट मोर देन 8 मिलियन पीपल इन द कंट्री वर हाईली एक्सपोज टू सिलिका डस्ट। अब इस रिपोर्ट में जो इंडियन काउंसिल ऑफ 1999 की हम रिपोर्ट की भी बात करें, यहाँ पर 8 मिलियन थे, तो आज के टाइम पर आप सोचिए कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे जो 29 नवंबर की बात करें, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने ये डायरेक्ट किया था सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को कि यहाँ पर वो न्यू गाइडलाइंस ड्राफ्ट करें और यहाँ पर परमिशन जिसको भी माइनिंग ग्रांटिंग की जा रही है सिलिका माइनिंग के लिए तो उनके लिए यहाँ पर न्यू गाइडलाइंस लेकर आए, लाइक उत्तर प्रदेश में जो पोल्यूशन बोर्ड है यहाँ पर सेटअप किया जाए। ठीक है, कि जो भी मतलब जहाँ पर भी सिलिका माइनिंग है वहाँ पर हेल्थ फैसिलिटीज पूरी तरीके से होना चाहिए। हम यहाँ पर क्या देखते हैं, जो हमारा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड है 2020 रिक्वायर माइन वर्कर्स एम्प्लॉयड टू नोटिफाई थ्रेड। अब ये जो हमारा एक्ट है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020 ये क्या कहता है, ये कहता है कि जो भी मतलब कि माइनिंग के तहत है ना, माइनिंग के तहत जो वर्कर्स हैं उनको यहाँ पर जो थ्रेट है बॉडी में उनकी क्या हार्म होगा, इससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उनको पहले से ही बताना होता है ना, उन्हें इन्फॉर्म करना होता है, नोटिफाई करना होता है। लेकिन हम क्या देखते हैं कि इस तरीके की चीज़ें नहीं है और लोगों को मतलब वर्कर्स को भी अवेयरनेस नहीं होता है। ठीक है, सो द एनजीटी ऑल्सो नोटेड दैट कंसर्न अथॉरिटीज आर नॉट लिविंग अप टू द लॉ। एनजीटी ने ये भी नोटिस किया है कि जो कंसर्न अथॉरिटीज हैं वो जो लॉ है उस पर नहीं, यहाँ पर उसको मतलब एक तरीके से इग्नोर ही किया जा रहा है। सो स्टेट पैसिविटी इज थर्स द प्रिंसिपल रॉड block to mine workers welfare which guideline are unlikely to surmount the
Passivity also flies in the face of climate justice and idea. India has ironically wielded the multilateral fora to demand concessions on emission and adaptation financing. तो हम यहाँ पर थोड़ा सा बात कर लेते हैं सिलिकोसिस होता क्या है। तो ये आपका एक रेस्पिरेटरी डिसीज है विच कॉज्ड अ हार्डनिंग ऑफ द लंग्स। इसमें जो हमारे लंग्स होते हैं, सिलिका के जो डस्ट है, देखिए आप ऐसा देखिए, सिलिका के डस्ट जब हमारे लंग्स में यहाँ पर एंटर करते हैं तो हमारा जो लंग होता है वो हार्ड होने लगता है यहाँ पर, ठीक है। तो इट इज़ कॉमन इन कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ऑयल गैस एक्सट्रैक्शन, किचन इंजीनियरिंग, डेंसिटी पोट्री एंड स्कल्पटिंग में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलता है। इट कैन टेक अ लॉन्ग टाइम फॉर सिलिकोसिस टू डेवलप। ये थोड़ा टाइम भी लेता है, 10 से 20 साल आपको लग जाता है। लाइक अब उसी चीज़ के एक्सपोजर में ज़्यादा आ रहे हैं सिलिका डस्ट के। यहाँ पे 3 टाइप के सिलिकोसिस होते हैं। एक होता है एक्यूट सिलिकोसिस, एक सेकंड होता है एक्सेलरेटेड सिलिकोसिस और तीसरा होता है क्रॉनिक सिलिकोसिस। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एक प्रोग्रेसिव डिसीज है और इसका कोई क्योर भी नहीं है, तो ये थोड़ा सा हमारे लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ें बन जाती हैं। इसमें जो सिम्टम्स की बात करते हैं तो आपको परसिस्टेंट कफिंग होती है, ब्रीथिंग की शॉर्टनेस होती है, वीकनेस और टायर्डनेस आपको ज़्यादा होने लगती हैं। सो आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ क्लियर होगा। तो देखिए आज के न्यूज़पेपर में इतने ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे और आज के न्यूज़पेपर में बहुत ही अच्छे अच्छे और लाइक हम कह सकते हैं फैक्चुअल आर्टिकल्स थे और न्यूज़ थी। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी, बट स्टिल अगर आपको कुछ लगता है, समझ में नहीं आया, कोई डाउट है, तो आप कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो कैसा लगा एक बार कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे। थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन।